बच्चों कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको कुछ देने वाले हैं। देखिए आयु जो परिवर्त्य है यानी कि प्रश्नावली आपको 3.3 आपको दिखाई देगी, उसका आज इंट्रोडक्शन होने वाला है। इससे पहले मैंने सारी वीडियो को कंप्लीट कर लिया है, प्लीज अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखिए प्रश्नावली 3.3 का कंप्लीट मतलब जितना भी आपको देगा, इसके नियम जितने भी इसमें एक्सरसाइज में लगेंगे कंप्लीट मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं। देखिए जिस बच्चों को अगर नोट्स बनाना है मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट देने का टाइम मिलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप अपने नोट्स बनाएं। एग्जाम के टाइम पर आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, इसका रीजन यही है। इसीलिए प्लीज मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दे रहा हूं तथा इससे रिलेटेड देखिए इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी बताऊंगा जो आपको प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानिए आपको प्रश्नावली जब मैं कराने बैठूंगा तो मेरे से आगे आगे आप चलेंगे। बस एक ही शर्त है, वीडियो को कंप्लीट देंगे, स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आती है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। पहला ये है कि अवयव का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रश्नावली हमारे 3.3 है, इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट समझेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। पहला ही पॉइंट क्या कह रहा है, अगर किसी अवयव एक ही पंक्तियों को स्तंभ में, यानी कि जो पंक्ति होती है रो होती है उनको कॉलम में, और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त अवयव ए को अवयव का परिवर्त अवयव कहते हैं। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे। यानी कि अगर आप पंक्तियों को अगर आप स्तंभ में बदल दो या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो तो बदलने से जो प्राप्त अवयव होगा वही आपका अवयव का परिवर्त कहलाएगा। इससे हम देखें दो चीज से डिनोट करते हैं, एक दिखाते हैं हम ए डैश से या फिर हम दिखाते हैं ए टी से। क्लियर है, से दिखाया जाता है। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको देखिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। मान लेते हैं ए मेरे पास है, ए के कोई एलिमेंट से मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये कोष्टक के अंदर है। अब मैं इसका परिवर्त करना चाहता हूं, तो आप चाहो तो लिख सकते हो का परिवर्त। क्या कर सकते हो, का परिवर्त। आप ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए परिवर्त यहां पहले ही कह दिया पंक्तियों को स्तंभ में बदल लो। यानी कि आपको जो पंक्ति नजर आ रही है उसको स्तंभ में बदल लो, इस तरीके को ऐसे कर लो। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जो स्तंभ है यानी कि ये वाले जो स्तंभ है आप इन्हें पंक्तियों में बदल सकते हो। बात एक ही है, बताइए कैसे करना चाहोगे, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो इसे दिखाते हैं एक परिवर्त को ए डैश से, या आप ए टी से दिखा सकते हो। या देखिए मैं आपको दोनों तरीके से बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके दिलो दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाए, आपको बार बार ये चीजें देखनी ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं गलत जगह पहुंच जाते हैं चैनल पे और आप भ्रमित रहते हैं कि हम करें क्या करें और क्या छोड़ें। तो मैं आपको ऐसा चांस नहीं दूंगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा A to Z। बस वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मैं ए टी की बात करूं या ए डैश की बात करूं तो आपको जो 1 2 3 ऐसे नजर आ रहा वो इस तरीके से पंक्ति है, तो इसको स्तंभ बना दो। यानी कि 1 2 3। अब ये वाली लाइन ऐसे बन गई। अब ये जो नीचे है ये आप आगे लिखेंगे, तो 4 5 6 आप ऐसे लिखेंगे 4 5 6। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए चाहे आप देख सकते हो, देखिए ये आपका स्तंभ है। स्तंभ को अगर मैं पंक्ति बनाऊंगा तो 1 4 ऐसे है तो 1 4 ऐसे होगा। तो देखिए 1 4 ये रहा। अगर आप दूसरे स्तंभ की बात करेंगे 2 5 ऐसा है, यानी कि 25 ऐसे लिखा हो तो आप ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गई। अगर मैं ऐसे देखूंगा तो आपको ऐसे, या आप ऊपर से ऐसे कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी। तो आप ए डैश से दिखाएं या ए टी से दिखाएं, बात एक ही रहती है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसमें एक को लूं, मान लेते हैं अगर मैं एक बी एलिमेंट्स ले लेता हूं, तो मान लेते हैं जैसे x मान लो y है यानी z है, या मान लो w है, ये मेरा है और मैं इसका परिवर्त करना चाह रहा हूं, का परिवर्त।
तो चलिए परिवर्त कर लेते हैं। अगर हम परिवर्त करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी डैश, या करोगे आप बी टी। देखो पेपर में आपको एक ही लिखना होगा, या तो बी डैश लिखेंगे या बी टी। सही है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे लिख लो जैसी आपकी मर्जी, ऐसे लिख लो, यानी कि वाई यहाँ नीचे आ जाएगा, जेड आपका यही रहेगा, सॉरी डब्ल्यू आपका यही रहेगा, क्योंकि जेड तो ऊपर पहुंच जाएगा और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि किसी अवयव ए की पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, या होना चाहिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त अवयव जो मिलता है उसे ही अवयव का परिवर्त कहते हैं, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर। तो चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं। तो अब हम समझते हैं आगे 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 क्या कह रहा है हमारा। देखिए आगे बोल रहा है कि अवयव के पहला, देखिए मैंने इसमें ये देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। यदि आप किसी का डबल डैश निकालते हो तो ए ही प्राप्त होता। कहने का मतलब है जब आप किसी का भी डबल डैश निकालोगे तो वही प्राप्त होगा, यानी कि जो आपने माना है या आपने आपको किताब में दिया है। जैसे मान लेते हैं ए और कुछ उसके ए के एलिमेंट्स दे रखे हैं, यानी कि कोष्टक के अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, आप उसका ए डैश निकालिए। ए डैश निकालने के बाद जैसे ही आप ए डैश का पुनः ए डैश निकालेंगे, यानी कि डबल डैश करेंगे, तो आपको वही प्राप्त होगा जो स्टार्टिंग में दे रखा होगा। उम्मीद है ये बात आपको थोड़ा सा समझ में आ रही होगी, बाकी तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देंगे। तो पहला तो आपका गुणधर्म ये है। दूसरा ये है, अगर आप किसी के ए डैश बराबर के ए डैश निकालोगे, यहाँ जहां के क्या है, जहां के एक अचर पद है। अचर पद का मतलब है जैसे मैथ के अंक होते हैं 1 2 3 4 5, कुछ भी वो। अब आगे देखिए तीसरा क्या होता है, ए प्लस बी जो डैश होता है, अगर आप ए डैश बी डैश का दोनों का योग करोगे तो इसके बराबर होगा। क्लियर हो गया। ऐसे ए बी अगर मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डैश निकालते हो और आप लिखते हो बी डैश ए डैश, तो आपका क्या होगा, ये आपस में बराबर आएगा। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं, यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से सारों को समझाने की कोशिश करता हूं तो कैसे आता है। देखिए अगर मैं इसे देखूं, इसे देखते हैं, मान लो कहने का मतलब ये है, अगर मैं मान लेता हूं माना ए बराबर मैं एलिमेंट्स ले लेता हूं, जैसे 1 2 3 4, मैंने ए ले लिया। सही है। मैं डबल, ये ए हो गया, अगर मैं डबल डैश निकालू तो इसके बराबर आना चाहिए, तो ये हमारा गुणधर्म सही है, यानी कि इसका रूल है ये। तो चेक कर लेते हैं, अगर ए डैश निकालूंगा तो ए डैश का मतलब तो यही है, स्तंभ को पंक्ति बनाओ, पंक्ति को स्तंभ बनाओ, यानी कि स्तंभ को पंक्ति, पंक्ति को स्तंभ। तो 1 2 ऐसे लिख रहा है तो 1 2 ऐसे लिखो, इसे लिख दो 3 और ये 4। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसका ए डबल डैश निकालूं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो इसको फिर करो, यानी कि देखिए ए डैश का मतलब है इस वाले का करना, ना कि हमें इस वाले का करना, यानी कि ऊपर वाले का नहीं करना, हमें जिसका हमने डैश निकालने का उसका ही डैश निकालना, यानी कि डबल डैश। तो देखिए 1 3 2 4, अब आप खुद ध्यान से देखें, क्या ये वाला जो है क्या ये नहीं आ रहा, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब ये तो ए प्राप्त हुआ, ये हमारा चल रहा था ए बराबर मिल गया ए, और यही हमें दिखाना था। यानी कि ये रूल कहता है आप किसी का डबल डैश निकालोगे तो वही प्राप्त होएगा जो आपको दिया हुआ है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा ये क्या दे रखा है, अगर मैं इसमें ए बराबर कुछ मान लेते हैं, चलिए इसी का निकाल लेता हूं। ए बराबर हमें दे रखा है, अब ए बराबर दे रखा है, अगर मैं इसमें 3 की या 2 की, मान लो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं मैं, पहले 3a का मतलब है 3, ए का मान ये है 1 2 3 4। सही है। 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12। सही है। ये हमारा आ गया 3a। हमें क्या निकालना है, इसका डैश निकालना। अगर मैं 3a का डैश निकालूंगा तो इसका मतलब स्तंभ को पंक्ति, पंक्ति को स्तंभ में बदलना पड़ेगा, तो बदलते हैं। तो 3 6 9 12 ये हो गया। सही है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये कह रहा है यदि आप ए डैश में अगर के की मल्टीप्लाई, यानी कि जो भी हम यहाँ मल्टीप्लाई करें वो इसके बराबर आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। हमारे पास ए तो है,
अगर मैं ए डैश निकालूं तो ए डैश का मतलब ये रहा हमारे पास। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से सारे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपके एक समझ में नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। अगर एक बार सेट हो गया तो फिर ए टू जेड कंप्लीट समझ में आएगा, कोई भी ऐसा पार्ट्स नहीं बचेगा जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करे। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, कोई भी एक पार्ट समझ में आ गया तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अगर मैं कहूं तो ए डैश निकालूं तो ए डैश हमें पता है, ए डैश क्योंकि इसका निकालेंगे यही आएगा, कितना है 1 3 2 4। क्लियर है। चलिए अब इसमें ये कह रहा है जो आपने यहां मल्टीप्लाई करेगा यहां करते हैं तो वही आएगा। हमने इसमें देखा होगा कितने की मल्टीप्लाई करी है, मैं 3 की, तो इसमें मैं 3 की मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 3 2 4 करिए मल्टीप्लाई। 3 कम 3 3 तिया 9 3 दूनी 6 3 चौक 12 और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देगा अगर नहीं दिख रहा तो ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं 3 9 6 12। चलिए समझ में आ गया। तो आप देखिए क्या ये आपस में बराबर है या नहीं है। देखिए ये है आपका ये वाला, क्या ये बराबर है। देखिए 3a जो डैश है वो 3a डैश के इक्वल है, यानी कि 3a का डैश यहाँ 3 इंटू a डैश का आपस में क्या है बराबर। इसका मतलब ये वाला रूल भी यही कहता है, अगर आप किसी की चीज में मल्टीप्लाई करते हो और उसका डैश निकालोगे या a डैश के बाद मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा आपस में बराबर आएगा। क्लियर हो गया। चलिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3 क्या करा, a प्लस बी का डैश बराबर है a डैश बी डैश। यानी कि अगर आप पहले प्लस करो फिर उसको जोड़, प्लस करने के बाद उसका डैश निकालोगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा a डैश बी डैश का दोनों का योग के बराबर आएगा। तो चलिए समझ लेते हैं। मान लेते हैं a तो हमें जैसे मान लो यही है भाई, आपको a तो दे रखा है कितना 1 2 3 4। चलिए मैंने ए ये ले लिया, अगर मैं बी कुछ ले लूं, चलिए मान लो 3 4 5 6 ये मैंने ले लिया। उम्मीद है ये आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सर मान लेते हैं हमने ए ये ले लिया बी ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो मेरा पर्पस समझाना है ना कि आपके साथ साथ बहस करना, क्योंकि बहस के मुद्दे तो बहुत उड़ जाएंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप यही क्यों ले रहे हो, सर आप यही क्यों ले रहे हो। मतलब भाई कुछ भी ले लो यार, घर बैठो, पेन आपके हाथ में, पेंसिल आपकी, कॉपी आपकी, टाइम आपका, दिमाग आपका, करिए घर बैठ के करिए, पर रूल तो समझ लीजिएगा। बस आपको रूल समझना है। तो चलिए मैं समझा देता हूं आपको। देखिए अब क्या करना है, अगर मैं a प्लस बी करूं तो यानी कि पहले a प्लस बी निकालिए। देखिए इसका रूल ये है, पहले आपको अंदर कोष्टक के अंदर हल करना है। कोष्टक के अंदर है a प्लस बी, कोष्टक के बाहर डैश है, तो हमें पहले a प्लस बी चाहिए। तो वो a प्लस बी का मतलब है इसको जोड़ो तो 1 और 3 कितने होते हैं 4, 2 और 4 कितने होंगे 6, 3 और 5 कितने होंगे 8, 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये कह रहा है सर आप इसका डैश निकाल लो, तो चलिए डैश भी निकाल लेते हैं। यानी कि a प्लस बी का यदि मैं डैश निकालूंगा तो आप डैश का मतलब समझ गए होंगे कि ये 4 तो ऐसे रहेगा, ये आ जाएगा नीचे, ये पहुंच जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 10। तो हमारा निकल गया डैश। अब हम ये चेक करेंगे आगे चल के कि हमने ये वाली चीज तो एक कंडीशन पूरी कर ली। अब ये देखेंगे क्या ये आपस में बराबर आएगा या नहीं। अगर मैं देखिए ए डैश निकालना चाहूं, पहले हमें ए डैश पता हो तो ए डैश क्या आएगा इसका 1 3 2 4, ये निकल गया डैश। अगर मैं बी निकालना चाहूं बी का डैश यानी कि बी डैश, तो कितना आएगा 3 4 5 6। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है जो आपने डैश निकाला उसका प्लस करो, तो चलिए प्लस कर लेते हैं। अगर मैं प्लस करना चाहूंगा तो प्लस क्या होगा ए डैश प्लस का बी डैश, तो हम दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6, 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10। तो आप ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट के दोनों चीज क्या मिल रही हैं,
हमें दोनों इक्वल मिल रही हैं। अतः आप ये कह सकते हैं कि अतः ए प्लस बी का डैश बराबर होगा ए डैश प्लस बी डैश। आई होप आपको इतना अच्छा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम आगे देखते हैं। आगे का मतलब है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या करते हैं, अगर मैं यही करूं, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, बट आपको हमें थोड़ी सी जगह दिख रही है तो हम कर सकते हैं, वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं ए और बी मान लो तो यही है मेरे पास, मैं पहले कोष्टक के अंदर हल करूंगा तो ए बी मतलब है ए और बी की मल्टीप्लाई। तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए ये रहा बी ये रहा, हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो एक तिया तीन, कितना, एक तिया तीन, फिर क्या बीच में क्या आता, माई डिस्टेंस प्लस दो पंजे 10 हो गया। तो यानी कि इसकी पंक्ति होती है, इसका स्तंभ होता है। अब इसी की पंक्ति और अब लेंगे इसका स्तंभ यानी कि नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट पे नेक्स्ट आगे चलेंगे तो एक चौका 4, 2 छक्का 12, समझ में आ गई। चलिए अब ऊपर वाले की पहली पहला स्तंभ दूसरे स्तंभ से हो गई। अब इसकी बात होगी तो अब नीचे आते, नीचे की दोनों से करेंगे। तो नीचे आएंगे तो हम नीचे लिखेंगे 3 तिया 9, 4 पंजे 20। चलिए अगर अब मैं इसकी बात करूं तो 3 चौक 12, 4 6 24, यानी कि 6 चौक 24 भी कह सकते हो आप। चलिए ये आ गया। अगर मैं इन्हें अब ऐड करना चाहूंगा तो ऐड कैसे होंगे, 4 10 और 3 13 16, ये कितना हो जाएगा 29 यानी कि 29, और ये हो जाएगा हमारा 36। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या करा है, केवल ए बी निकाला है केवल मल्टीप्लाई करके। अब हमें इसका डैश निकालना है। डैश मैंने समझा नहीं यार, डैश का मतलब ए या टी लिख सकते हो या डैश लिख सकते हो, यार कुछ भी लिख सकते हो। हमने इसको डैश कर दीजिएगा क्योंकि हमने तो ए प्लस बी निकाल लिया, ए बी का डैश निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे 13 16 इधर लिखेंगे, 29 उधर लिख देंगे और बाकी तो आप ऐसे ही लिखेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, तो स्पेस हमें कम पड़ रहा है तो इसे मिटा लेते हैं। फिर चलिए आगे देखते हैं, यानी कि मैं इसको रफ कर देता हूं। तो चलिए मैंने इसको रफ कर दिया है, यानी कि अब आगे चलते हैं। आगे हमारा जो दे रखा हम इसको निकाल लेते हैं। पहले दे रखा बी डैश, तो हमें बी डैश चाहिए, फिर क्या चाहिए ए डैश, फिर उसके बाद क्या चाहिए माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो हमने अभी ए डैश निकाला था तो ए डैश क्या आया था हमारा, क्योंकि हमारा ए क्या था, ए था हमारा 1 2 3 4 यही था ना। तो हमारा इसका ए डैश क्या निकलेगा, इसका डैश 1 2 3 4 निकल गया। और हमने बी क्या माना था, माय डियर स्टूडेंट बी माना था हमने 3 4 5 6 यही माना था। अगर मैं इसका बी डैश निकालूंगा तो बी डैश कैसे निकलेगा, 3, ये 4 नीचे आ जाएगा, ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा और बाकी सारे पद ऐसे ही रहेंगे। क्लियर। अब हमें इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, अर्थात इनकी गुणा करनी है। तो किसकी, बी डैश इंटू ए डैश, आपस में क्या होते हैं बराबर, चेक कर लेते हैं क्या वो आएगा या नहीं आएगा। तो बी डैश की वैल्यू कितनी है 3 5 4 6। चलिए फिर क्या है आपका ए डैश, ए डैश आपका 1 3 2 4। चलिए जी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 ही कम 3 5 दूनी 10, तो 13 आ रहा, देखिए 13, इसके आगे करिए 3 तिया 9 5 चौक 20, अब 4 ही कम 4 6 दूनी 12, 4 तिया 12 प्लस 6 चौक 24। अब आप ऐड करके देख लीजिएगा कि ये आएगा या नहीं। तो कितना आएगा 13, यह आएगा आपका 29, यह आएगा आपका 16 और यह आएगा आपका 36। और देखिए आप ध्यान से देखिएगा जो ए बी डैश था वो ए बी डैश ए डैश की क्या आया बराबर। तो आई होप आपको परिवर्तन गुणों के नियम समझ में आ गए होंगे। तो देखिए अब क्या करना है, अब मैं इसको रफ करके आगे के गुणधर्म समझाता हूं, यानी कि इसके जो रूल हैं थोड़े से उनको करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं इसको रफ कर लेता हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो हमने क्या करा, सम्मित अवयव उतार लिया है, यानी कि इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है। जो बच्चे नोट्स बनाने हैं उससे हो सकता है इंग्लिश में भी आपको जरूरत पड़े, तो मैंने लिख दिया है। तो ये कह रहा है एक वर्ग अवयव। देखिए यहाँ एक शब्द का यूज देखिए, एक वर्ग अवयव। अब वर्ग अवयव क्या होता है, पहले से दिमाग में थोड़ा सा सेट कर ले। 2 × 2 / 2 का जो होगा वर्ग अवयव, यानी कि ये संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। चाहे मैं 3 × 3 लिखूंगा तो ये संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जब ये संख्या आपस में बराबर होंगी तो वर्ग अवयव कहलाएगा। तो यहाँ इसने यही बोला है कि एक वर्ग अवयव ए सम्मित अवयव कहलाएगा यदि आप a डैश बराबर a निकाल लेते हैं। अगर ये प्राप्त होगा तो वो क्या कहलाएगा, सम्मित अवयव। अर्थात आप कह सकते हैं a i j बराबर होगा a j i। आप देख लेंगे जस्ट ये इसका अपोजिट है, यानी कि यहाँ i पहले है, यहाँ i बाद में है, यहाँ j बाद में है, j पहले। अब मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज प्रूव कर लेता हूं, क्या ये वर्ग ये हमारा सम्मित अवयव है या नहीं है। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं। मान लेते हैं, माना a बराबर क्या, a बराबर, अगर मान लो कोई पद में लिख लेता हूं, जैसे मान लो 1 2 3 2 4 5, या मान लो 3 5 6, ये मैंने एक वर्ग अवयव ले लिया किस बार, कितने का, 3/3 का, यानी कि 3 का ले लिया। यानी कि इसकी पंक्ति और स्तंभ क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और मैंने देखिए पिछली वीडियो में ये भी बताया था, हमेशा ध्यान रखना आपको पहले पंक्ति ही लिखनी है, बाद में स्तंभ लिखना है। तो इसमें अगर इक्वल है तो स्तंभ पंक्ति तो लिख सकते हो, बट रूल के अकॉर्डिंग आप यही लिख सकते हो। अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूंगा तो आप कहेंगे सर यहाँ लिखेंगे इसकी पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। आप मल्टीप्लाई करके 3 × 3 अर्थात 9 नहीं लिख सकते, ये इसका रूल कहता है। क्या आप कभी डायरेक्ट 9 लिख दे, ऐसा नहीं होता। माय डिस्टेंस समझ गए होंगे। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, देखिए ये कह रहा है यदि आपने जो a माना है a डैश करके a प्राप्त करिए। अगर मैं इसका a डैश प्राप्त करूं, यानी कि मान लेते हैं a डैश क्या होता है, परिवर्त अवयव। क्या बोला था अभी, परिवर्त अवयव, क्या बोला था, परिवर्त अवयव। तो इसका परिवर्त का मतलब है जो स्तंभ है वो पंक्ति बना दो, और जो पंक्ति है वो स्तंभ बना दो। आपको ये जो लाइन ऐसे दिख रही है ना, ये लेटी हुई, इसे खड़ी करो, यानी कि इसके खड़े करने का जगाने का टाइम आ गया, तो इसे लिखोगे 1 2 3 लिख लिया। अब ये बीच में है, ये बीच में लिखोगे 2 4 5, तो यह लिखोगे 2 4 5 लिख लिया। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है लेटी हुई, इसे भी खड़ी करो, तो 3 5 6। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आप इसको लाइन को बड़े ध्यान से देखिएगा, जो हमने a डैश प्राप्त करा क्या a है या नहीं है, क्योंकि ये रूल यही कहता है। आप देखिए इसका इसमें क्या फर्क है, फर्क देख लीजिएगा। आपको ऐसे देखो 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6, चाहे आप ऐसे देख लो और चाहे आप ऐसे देख लो। तो हमने ये चेक करा कि a डैश जो है a के बराबर हो गया। तो आप इसे आप क्या कह सकते हो, इसे कह सकते हो सम्मित अवयव। क्या, सम्मित अवयव बोल सकते हो। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब अर्थात अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब है यानी कि पंक्ति स्तंभ अगर मैं चेंज कर दूं, यानी कि अगर मैं 1 2 लिखूंगा तो इसे मैं लिखूंगा 2 1। अगर मैं इसे लिखूंगा 1 3 तो ये लिखा जाएगा 3 1। अगर मैं इसे प्यारे बच्चों क्या लिखूंगा, अगर मैं लिख दूं 3 2 तो इसे लिखूंगा मैं 2 3। ये आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए बात आती है सर ये क्या सही बात है या गलत है। अब हम इसके माध्यम से चेक करेंगे। अगर मैं देखूं इसका क्या मतलब, ये पंक्ति ये स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला दूसरा, तो आप यहाँ क्या देखेंगे 2। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो पंक्ति नंबर 1 तो स्तंभ नंबर 2, तो ये कितना आया 2। तो देखिए ये आपस में क्या बराबर नहीं है, आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल है। तो यही तो रूल कह रहा है, यही मैंने यहाँ बोला, सम्मित अवयव की यही पहचान है। अब बात आती है इसके, क्या सर इसे भी चेक करिएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। मैं डिस्टेंस में रेड मार्कर इसलिए ले लेता हूं ताकि थोड़ा थोड़ा अलग निशान लगाऊंगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब देखिए ये कह रहा है पंक्ति नंबर 1 स्तंभ नंबर 3, तो पंक्ति 1 पंक्ति हो गई, ये हो गई स्तंभ नंबर 3, यानी कि 1 2
3। तो आप पहुंचे यहां पर, कहां पर, जहां इस लाइन को टच करेगा, क्योंकि इसमें ऐसे था, इसमें ऐसे था, 1 2 3, तो जहां दोनों काट रहे तो यही तो काट रहे थे, आप ऐसे गए 1 2 3, तो ये बॉक्स ऐसा आया। तो आपने देखा ये वाली चीज तो यहाँ 3 आई। चलिए क्या आप इसमें चेक करेंगे क्या ये हमारा इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग इक्वल है या नहीं। देखिए पंक्ति कितनी है 3, स्तंभ कितना है 1, तो पंक्ति 3 यानी कि पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3, स्तंभ नंबर 1 यानी कि स्तंभ नंबर 1, तो ये आया कितना आया 3। तो आपने देखा जो 3 यहां था वो 3 यहां था, यानी कि ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही सममित आव्यूह की पहचान है। अगर मैं आगे बात करूं, आगे हमारा A32 का मतलब है पंक्ति नंबर 2 स्तंभ नंबर, सॉरी पंक्ति 3 है स्तंभ 2 है, यानी कि पंक्ति कितनी नजर आ रही है यहाँ 3, स्तंभ कितने आ रहे हैं 2। तो ढूंढिए पंक्ति 1 2 3, तो इसमें कहीं ढूंढना है स्तंभ नंबर 2 में, यानी कि 1 2, तो ये मिल गया जी, ये मिल गया ना, ये मिल गया। अब मैं इसमें बात कर लेता हूं, पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ नंबर कितना है 3, तो चेक करिएगा क्या ये बात आ रही है या नहीं आ रही, चेक कर लेते हैं। तो पंक्ति 1 2 सही है, अब स्तंभ कौन सा है तीसरा, 1 2 3, तो देखो ये रहा, तो मिल गए बराबर, नहीं मिले, तो इसका मतलब तो ये हुआ, ये रूल सही कह रहा है। अगर ये चीज आप कर लेते हैं तो आप सिद्ध करने में कामयाब हो जाएंगे, जो दिया हुआ है सममित आव्यूह है। आई होप इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं अब जो है इसके रूल जो है नेक्स्ट है वो उतार लेता हूं, इसको मैं रफ करके सारे रूल उतारता हूं। तो चलिए मैं आगे चलता हूं। तो मैंने विषम सममित आव्यूह उतार लिया है, तो सममित आव्यूह पहचान लिया, क्या होता है कैसे होता है सब कुछ जान लिया। विषम सममित आव्यूह के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये देखिए इसके बारे में मैंने डेफिनेशन लिखी है, कह रहा एक वर्ग जो है, एक वर्ग, ये वर्ग जरूर रहना चाहिए। एक वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कब कहलाता है, जब a डैश माइनस का a हो, यानी कि उसमें क्या था a डैश जो है a था, यहाँ क्या आना चाहिए माइनस। अगर माइनस आ गया तो ध्यान रखना वो आपका विषम सममित आव्यूह है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये चेक कर लेते हैं कि ये बात सही है या गलत है। अब विषम आव्यूह में आपको देखिए अभी बताया था मैंने कि जो बताया था, अभी क्या बताया था, ए आई जे जो बराबर उसमें क्या आया था जे आई बराबर आया था, तो इसमें क्या लगेंगे बस माइनस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी बोल रहा है कि ए डैश जो है माइनस ए के बराबर होना चाहिए। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे ए, माना ए बराबर, यानी कि ए के एलिमेंट्स मान लो। अगर मैं ए के एलिमेंट्स की बात करूं तो 0 मान लें 2 3, देखिए ऐसे एलिमेंट्स माने जो इस चीज को प्रूफ करे। तो -2 0 माइनस के 5, अगर मैं -3 5 और 0 ये लिख लूं। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं क्या ये विषम सममित आव्यूह है या नहीं है। अब इसका क्या चाहिए भाई, हमें ए तो पता है, ए डैश और निकाल लेते हैं। अगर मैं इसका ए डैश निकालूंगा तो ए डैश में इसके सामने निकाल लेता हूं, तो ए डैश कैसे निकलेगा, देखिए ए डैश का आपको पता ही होना चाहिए, इसके पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति, यानी कि जो लिख रहा है 0 2 3, तो लिखेंगे 0 2 3। ये जैसे लिख रहा है उसे ऐसे लिख लो, -2 0 5। अगर मैं इसको देखूं तो ये ऐसे लिख देंगे, -3 कितना लिखेंगे, -3 5, और ये हमारा आएगा 0। समझ में आ गई, आ गई। अब हमें चेक करना कि इसके बराबर है नहीं है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। अगर ये आपस में कब होंगे, जब आई जे यानी कि पंक्ति स्तंभ पंक्ति, ये स्तंभ पंक्ति आपस में बराबर होंगे। अगर मैं इस रूल की बात करूं जो अभी मैंने बताया था कि A2 होगा तो माइनस के 2 1 होगा, यानी कि इसमें चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसकी पंक्ति कितनी, एक स्तंभ नंबर 2, पंक्ति और स्तंभ, तो कितना बैठ रहा 2। अगर उसमें जाऊं मैं तो ये क्या है, पंक्ति नंबर 2 स्तंभ नंबर 1, तो पंक्ति कितनी 1 और 2, स्तंभ नंबर कितना कौन सा 1, तो 1 कितना आएगा 2। तो देखिए 2, इसमें कोई चिन्ह में मिस्टेक तो नहीं हो गई, पंक्ति 1 है स्तंभ नंबर 2, पंक्ति 1 स्तंभ नंबर 2, और ये हमारे हो गए स्तंभ यानी कि पंक्ति नंबर 2, तो 1 2 स्तंभ नंबर 1,
तो इसमें कई चिन्ह देखिए, हमने कुछ एग्जाम्पल में मिस्टेक हो गई हमसे, हो सकता है, नहीं तो बस करने का तरीका तो यही है। चलिए एक और देख लेते हैं आगे। अब क्या देखना है, चेक कर लेते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, 1 2 3, क्या मैंने सही लिखा है? ये 0 2 3 -2 0 कितना है? -5, सही है। 3 5 0। अब चलिए आगे देख लेते हैं अभी। अब आगे है हमारा, जैसे 1 3 होता है तो इसे लिखते हैं A3 1। इसे चेक कर लेते हैं। अगर मैं पंक्ति नंबर 1 देखो, स्तंभ नंबर 3, पंक्ति 1 है, स्तंभ 1 2 3, तो कितना आएगा? 3। तो कितना आएगा? 3। तो ये आएगा 3। इसकी बात कर लेते हैं। इसमें करा पंक्ति नंबर 3 तो 1 2 3, स्तंभ नंबर 1 तो 1, ये रहा, तो ये रहा। ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं? बराबर। तो ये आप देख रहे होंगे, जो सब क्या रहे हैं आपस में? बराबर। यानी कि 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, माइनस है, तो ऑलरेडी आगे नहीं आ गया? सही है, बिल्कुल आ गया। इसका 3 है, इसका 3 है, तो क्या होता है? बीच में मैंने माइनस लगाऊंगा तो क्या होगा? आपस में बराबर हो गया। सेम अगले पार्ट्स में देख सकते हैं। क्या है अगला पार्ट्स? क्या होता है? अगर मान लो 2 1 लिख दिया तो आप क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे 1 2, और किस में? माइनस में। ये आपस में बराबर आने चाहिए। चेक कर लेते हैं। देखिए पंक्ति नंबर 2, स्तंभ नंबर 1, पंक्ति कितनी? 1, यानी कि 1 2, ये 1, तो कितना आएगा? -2। अब आगे चलते हैं। पंक्ति कितनी? 1, स्तंभ नंबर 2, पंक्ति 1 स्तंभ 2, 1 2, तो कितना आ रहा? -2। तो -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। यानी कि इस माइनस को चाहो तो उधर ले लो या इधर ले लो, बात एक ही है। तो ये आप हमें ये शो करा रहा है कि एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, एक प्लस एक माइनस। तो ये जो आपको दे रखा है, ये कौन सा अवयव है? वर्ग अवयव, परंतु सम है या विषम है? ये कहलाता है सम अवयव, सॉरी विषम अवयव। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप बहुत सारे इसमें निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं A3 की बात करूं, A3 तो निकाला नहीं, निकाल लिखा है, तो आप इसमें 3 1 कर लो, बात वही आएगी। या आप ऐसे करो 3 2 निकालो, तो 3 2 के लिए क्या करो? A2 3 निकालोगे। चलिए निकाल लेते हैं। 3 का मतलब पंक्ति नंबर 3, 1 2 3, स्तंभ नंबर 2, 1 2, कितना आ रहा है? 5। कितना आ रहा है? 5। अब इसकी बात कर लेते हैं 2, 1 2 5, 1 2 3, कितना आ रहा है? 2 में 5, कितना आ रहा है? 5। तो आया बराबर नहीं आया? तो इसका मतलब जो हमें सामने दिया हुआ है, ये आपका विषम सममित अवयव है, यही इसकी पहचान है। आई होप इतनी बात आपको, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। ये इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, 2 मार्क्स के मिलते हैं। यकीन नहीं आ रहा तो आप पिछले सेट उठा के देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपकी आंख पे पड़ा पर्दा जो ये बता रहा है कि ये नहीं आते तो सब हट जाएंगे। प्लीज मेरी बात यकीन नहीं आ रही, हो सकता है कुछ बच्चों को हजम नहीं होती है, क्योंकि वे सोचते हैं सर ये क्या बताएगा। अरे यार आप अनसोल्ड तो उठा के देखो, अगर आपके एक एक मार्क्स के ना करा तो तब आप कह सकते हैं। कमेंट्स में आप भरपूर जो बात अपने दिल की भड़ास कह सकते हैं। तो चलिए बहरहाल हम उस पर टॉपिक पे नहीं जाएंगे, हमें तो क्वेश्चन समझाने हैं, हमें पढ़ाना है। अब हम अगली बात देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि विषम जो सममित अवयव है उसके मुख्य विकर्ण के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अवयव है, उनके जितने भी अवयव हैं उनका जो मान होगा वो शून्य होगा, यानी कि 0 होगा। क्लियर? चलिए ये लाइन तो समझ में आ गई। देखिए पिछली 2023 में ये प्यारे बच्चों 2 मार्क्स का पेपर में आया हुआ है। अरे इससे पहले आया तो मैं कह नहीं सकता, परंतु 23 के सेट में आ चुका है। चलिए तो इसको भी डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए पहले आपको ये चीज पता हो विषम सममित अवयव क्या होता है। तो मैंने विषम सममित अवयव बता दिया, ये बता दिया। तो विषम सममित अवयव क्या होगा? ये a डैश बराबर माइनस का a होता है। समझ आ गई? यानी कि aij जो होगा माइनस का ji होगा। सही है? अब ये कह रहा है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण देखिए, अब मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। पहले ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं? इसमें एक वर्ग अवयव चाहिए होता है।
तो वर्ग अवयव चलिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A कितना 32 और ये A33। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये हमारा वर्ग अवयव है। अब वर्ग अवयव करा विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण का मतलब है जो विकर्ण होते हैं, देखो ये वाले जो इस तरीके से तिरछी लाइन होती है, मुख्य विकर्ण में आती है। ये कह रहा है मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो इसने इसकी बात नहीं करी ना इसकी करी। ये अगर आप शून्य सिद्ध कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो शून्य होंगे। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों क्या है, बराबर, ये दोनों क्या है, बराबर, ये दोनों क्या है, बराबर। इसका मतलब आई जे आपस में क्या हुए, बराबर। यानी कि चूंकि लिख सकते हो चूंकि आई बराबर क्या होगा, जे, या डी बराबर, क्योंकि इसे आई बोलते हैं इसे जे बोलते हैं, ये आपस में क्या है, बराबर। तो चलिए रख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे विकर्ण अवयव के लिए, क्या लिखेंगे, विकर्ण अवयव के लिए, विकर्ण अवयव के लिए। तो विकर्ण अवयव के लिए क्या करेंगे, तो विकर्ण अवयव के लिए एक ही बात करेंगे जो आई जे बराबर है, यानी कि चाहो तो इसे यहां लिख लो आई कोमा जे, तो इसमें रख देंगे माइन। तो ए आई के स्थान पर आई, जे के स्थान पर आई रख लो, बराबर। ऐसे सेम माइनस ए आई और जे के स्थान पर क्या रखोगे, आई। इसको इधर लाओगे तो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। तो ए आई आई प्लस ए आई आई बराबर 0। तो एक और एक दो, क्यों, क्योंकि ये समान है, एक जैसे हैं। चाहे आप ऊपर की बात करो चाहे आप नीचे की बात करो, तो एक जब सेम सेम दो जुड़वा दिखते हैं तो डुप्लीकेट कहते हैं, फोटोकॉपी, यानी कि बिल्कुल सेम सेम। तो कितना हो जाएगा, 2 ए आई और आई बराबर 0। अब ये गुणा की चीज कहाँ जाएगी, भाग में, तो हमें मिलेगा ए आई बराबर 0। और यही क्या कहेंगे, इति सिद्धम, क्योंकि उसने क्या बोला है, उसने यही बोला है माय डियर स्टूडेंट, क्या मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि चे आई जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, शून्य होंगे। तो यही सिद्ध करने को बोला है। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इतना समझ में आ गया, अब इसका लास्ट टॉपिक बच रहा है, उसको भी कवर करते हैं, फिर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। तो लास्ट टॉपिक की देखते हैं, तो इसको रफ करके हम लास्ट उतारते हैं। तो चलिए हमने नेक्स्ट सवाल उतार लिया है। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, ये प्रमेय है। देखिए प्रमेय से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में कई सवाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई बार देखे थे, तो कई सवाल हमें देखने को मिल गए थे। तो मैंने क्यों ना सोचा मैं प्रमेय नंबर आपको प्रमेय 1 और 2 तो आपको 8 डिटेल से समझा दूं, डिटेल से, क्योंकि कुछ बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए इस तरीके का सवाल आपको एक्सरसाइज में नजर आएगा तथा इस तरीके का सवाल आपको एक नजर आएगा। अब प्रमेय हमारी ये कहती है, क्योंकि देखिए पिछले 2000 देखिए 3 बार तो ये सवाल आया है, लगभग 2 बार ये आया है, क्योंकि मुझे सन याद नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं डिटेल से समझाना चाहता हूँ। उसने क्योंकि हिंदी में साफ साफ इतना ही लिखा था कि वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए जो है ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव तथा ए माइनस एक विषम सममित अवयव होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए कर लेते हैं। अब यहाँ आपको एक वर्ग अवयव मानना है, कौन सा वर्ग अवयव मानना है ए के लिए। तो ए बराबर मान लेते हैं, माना मैं प्रमेय नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तो मान लेते हैं माना ए बराबर, अगर मैं मान लू 1 2 3 4, मैंने ये मान लिया। मैं देखिए ए के लिए मैं ए प्लस ए डैश निकालना चाहता हूं। अगर मैं इसका ए डैश करूंगा तो बताइए माय डैश में ए डैश कितना होगा, होंगे सर 1 2 3 4, इसका ए डैश होगा, सही है। चलिए इसका ए डैश हो गया, तो हमें यहाँ कह रहा है ए प्लस ए डैश, यानी कि ए प्लस ए डैश कितना होगा, पहले वो ज्ञात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ निकालना चाहूं ए प्लस ए डैश बराबर, इसका मतलब ए और ए डैश को क्या करो, वैल्यू जोड़ दो। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, ये हो गई प्लस, सही है, प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी है, 1 3 2 4, ये हो गई। चलिए इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो ए करे कितना हो जाएगा, 2
2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 4 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो ये इस तरीके से हमारा ये ऐड आ जाएगा। अब अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए, अगर मैं इसको कुछ मान लेता हूं, मान लेते हैं ये हमारा जो है सी है, सही है, सी है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि सममित अवयव है। अब सममित अवयव कैसे होगा ये बता देते हैं। अगर मैंने इसे सी माना है तो इसका सी डैश निकालो, क्योंकि सममित अवयव के लिए हमने अभी प्रूफ करा था कि ए डैश जो होता है वो ए के बराबर होता है। अगर हम सी मानेंगे तो सी डैश क्या होगा, सी के बराबर आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो चलिए सी तो आ गया, अगर सी डैश निकालूंगा तो क्या होगा, 2, ये वाला 5 नीचे आ जाएगा, ये वाला 5 ऊपर जाएगा और 8 हमारा ऐसे ही रहेगा। तो इस बात को देखिए, जो सी डैश आया वो किसके बराबर है, वो सी के बराबर है। अतः आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, यानी कि चूंकि सी डैश जो है सी के बराबर है, तो बस लिख दो। अतः जो हमारा क्या था, ये यानी कि जो हमारा ही था ए प्लस ए डैश, क्या लिखोगे, एक क्या है बराबर कर दो, एक सममित अवयव है। क्या, सममित अवयव है। आई होप इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। कि हमने ए लिया, फिर इसका ए डैश निकाला, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा, ए प्लस ए डैश जो है ए प्लस ए डैश करा, इसे मान लिया हमने नेक्स्ट पद। अब इसका भी डैश करो तो ये डैश जो है पुराने के बराबर आ गया। तो इस चूंकि सी डैश जो है सी के बराबर है, अतः ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ क्या कर रहा है, ए माइनस ए, यानी कि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। अब विषम के लिए हमने क्या करा था, हमने देखा था ए डैश क्या है, माइनस का ए आ रहा था, यानी कि अगर यहाँ सी लेंगे तो माइनस का सी आएगा। उम्मीद है मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। अगर मैं इसमें देखिए ए डैश हमारे पास सही, हमें क्या निकालना है, केवल ए माइनस ए डैश करना है। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूं। अगर मैं चाहूं तो देखिए ए माइनस ए डैश, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, चलिए ये बात आ गई। फिर माइनस, फिर कितना है ए डैश की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 1 3, फिर क्या है 2 और ये 4। अब क्या करो, इसको माइनस कर दो। जब एक में से एक माइनस करोगे कितना आएगा, 0। 2 में से घटाओगे तो माइनस का 1, इसको इसमें से घटाओगे तो प्लस का 1, और इसको इसमें घटाओगे तो 0। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि घटाने का पोर्शन बहुत आसानी से घटा लोगे। अब और इसको ही मैं कुछ मान लो सी मान लू, क्या मान लू, सी। अब हमें चाहिए सी डैश में क्या होता है, ये वाला नीचे आ जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा और बाकी सारा ऐसे रहेगा। अब देखिए ये इसके बराबर तो नहीं आ रहा। अगर मैं इसका माइनस जो है बाहर निकालूं, माइनस बाहर निकालूंगा तो जो इसमें अंदर संख्या है वो तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगी, प्लस वाली माइनस हो जाएंगी। इसका मतलब है 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, परंतु ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारी 0। और ये किसके बराबर आ गई, माइनस, ये किसके बराबर आ गई, सी के। अर्थात हमने देखा चूंकि सी डैश जो है माइनस सी के बराबर आ गया है। जब ये चीज आ गई है तो आप क्या लिखोगे, अतः कि ए माइनस ए डैश क्या है, बराबर कर सकते हो एक विषम सममित अवयव है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा या होगा। इस तरीके से हमने जो है प्रमेय नंबर 1 को चेक करा, एग्जाम्पल लिए और उसको चेक करा। इस तरीके से हम ये सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो अब प्रमेय नंबर 2 देखते हैं। तो प्रमेय नंबर 2 कह रही है किसी वर्ग अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव, यानी कि हमें सममित अवयव पता है, एक विषम सममित अवयव पता है, कि अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है ये इस तरीके का कहना चाह रहा है कि ये जो है आपका देखिए ये सममित, ये विषम सममित, सही है। अगर इसका आधा आधा करेंगे पूरा एक, यानी कि पूरा ए आएगा। तो ये कह रहा है ये चीज हमें प्रूफ करके दिखाइए कि विषम सममित और सम सममित
का योगफल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए मान लेते हैं, इसमें भी मानने क्या पड़ेंगे, माना ए बराबर मान लेते हैं। अगर मैं ए बराबर देखूं, क्योंकि किस रूप में लिखना है, वर्ग का मतलब है 2/2 ले लो या 3/3 ले लो। मैं 2/2 लूंगा क्योंकि 3/3 का थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बट हम छोटे पे, क्योंकि हमें तो एक बेसिक को जानना है तो वो से हम जान लेंगे, उसके बाद तो हम कितने बड़ा कर लेंगे। अगर मैं ए की वैल्यू लूं तो मान लेते हैं 3, 5 और ये 1 -1 मैंने ये ले लिया, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं ए डैश की बात करूं, किसकी, ए डैश की, तो चलिए इसका ए डैश कैसे निकलेगा, तो 3, 5, 1 -1 निकल गया। चलिए इतना निकल गया है, तो अब दोनों को क्या करोगे आप, प्लस करके देख लो। किसको, प्लस करके, यानी कि a प्लस ए डैश। तो हम इसे जोड़ेंगे तो ये देखिए 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 -1 माइनस के 2 जुड़ गए। अब देखिए इसके साथ है 1/2। अगर मैं 1/2 करूंगा तो इधर भी करना पड़ेगा, यानी कि 1/2 वैल्यू निकालना चाहूंगा तो कैसे निकलेगा, यानी कि ये 2 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जब हम इसको भाग दे देंगे तो इधर भी भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो इसका आधा 2, यानी कि 2 से भाग देंगे 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 काम 2, तो ये आ जाएगा इसका मान। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a माइनस ए डैश। तो चलिए ये तो हमें प्राप्त हो गया। अब निकाल लेते हैं हम a माइनस ए डैश, यानी कि a भी पता है हमें, a डैश भी पता है। तो a -1 यानी कि 3 में से 3 जाएंगे 0, 5 में से जाएंगे 4, 1 में से 5 जाएंगे -4, इसको इसमें से घटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 0, क्या हो गया 0। चलिए अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है 1/2 a माइनस ए डैश। तो क्या करोगे, 2 से भाग दोगे तो 0, 4 का आधा 2, u माइनस का 2 और ये 0, क्योंकि 0 2 से भाग को 0 से, भाई आप 2 को भाग दो 0 से तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए मैंने ये जो 0 है वो तो रहेंगी, इनका आधा आधा हो जाएगा। तो हमने ये भी प्राप्त करा, ये भी। अब हमें इन दोनों का योग a के बराबर आना चाहिए, यानी कि ये वाली कंडीशन आनी चाहिए, तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट इसको भी कर लेते हैं। तो इसलिए पहले पूरे को उतार लेंगे, ये पल के उतरा हुआ ही है, इसमें लिख लेता हूँ यही। तो यहाँ a बराबर देख लेते हैं, a बराबर आएगा नहीं आएगा, तो ये होगा 1/2, सॉरी 1/2 ही क्यों लिखेंगे हम तो पूरा मान लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट हमने इसका पूरा मान निकाल लिया है। तो इसका पूरा मान ये रहा, कितना है 3 3 3 -1, ये हो गया, प्लस है प्लस। अब इसका माइनस वाले का कितना मान है, 0 2 -2 0। चलिए ये हो गया। अब क्या करो, प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, 3 को 0 में जोड़ोगे तो 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, इसको इसमें से घटाएंगे तो 1, इसको इसमें से घटाएंगे तो -1। अब ध्यान से देखिए, क्या यही मान नहीं आ रहा, यानी कि a के बराबर नहीं आ रहा, और यही तो हमें प्रूफ करना था नहीं करना था। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। इति सिद्धम, ये हैंस प्रूफ, जो चाहो इति लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हमने एक वीडियो के अंदर प्रश्नावली 3.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है, यानी कि इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपके एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे, और कोशिश करूंगा माय डियर स्टूडेंट उस एक वीडियो के अंदर पूरी एक्सरसाइज को कवर करने की, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी बहुत ही छोटी है, जो मैंने आपको प्री में सिखाई है। इस तरीके के सवाल बहुत सारे मिलेंगे। सम्मित अवयव क्या होता है, विषम सम्मित अवयव क्या होता है, सब रिलेटेड सवाल आपको मिलेंगे। परिवर्त अवयव क्या है, ये भी मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। उम्मीद है देखिए जिस बच्चे ने कंप्लीट इस वीडियो को देखा तो ध्यान रखना, आप एक भी सवाल उस एक्सरसाइज का एक भी नहीं छोड़ सकते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।